हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी ये टेस्टिंग क्या होता है, क्या है, समझ लो। पहले मैं तुम्हें हेडिंग समझाऊंगा, अच्छे से अपन को हेडिंग समझ में आएगी तब अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अंडरस्टैंड में इसने कहा कि अगर तुम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने जाओ तो तुम याद रखना कि उसके 5 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट, और कंट्रोल एनवायरनमेंट ही बाकी 4 का बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है, ठीक है। तो ये बताया कि तुम 5 को समझो, अंडरस्टैंड करने जा रहे हो। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद मतलब तुम लोगों ने मालूम कर लिया कि कौन कौन से कंट्रोल है यहाँ पर, ठीक है। फिर हर कंट्रोल को क्या करो, इवेल्यूएट करो। भाई तुमने कहा कि कैश से लेके कौन सा कंट्रोल है, तो उन्होंने कहा कैश हमारे पास जैसे ही आता है तो कैश की हम रिसीट बनाते हैं। मान लो सेल वेल हमने कैश में करी तो कैश हमारे पास जैसे आया उसकी रिसीट बनती है। रिसीट बनने के बाद एंट्री होती है लेजर में। लेजर में एंट्री होने के बाद वो कैश जितना भी होता है एक ऑथोराइज पर्सन उस पर साइन वाइन करके उसको डिपॉजिट के लिए भेजता है। जब वो डिपॉजिट के लिए जाता है तो ऑथोराइज पर्सन का उसमें साइन होता है कि हाँ इतना रुपया डिपॉजिट के लिए गया, ठीक है। ताकि कभी भी कैश में कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो अपन उसको ऑथोराइज पर्सन के माथे आए कि भाई इस दिन का कैश इतना बता रहा है और अपने पास कम रुपया कैसे, ठीक है। तो ये हम पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, साथ में हम उसका रिकन्सिलेशन भी बनाते हैं। तो ये सारे कंट्रोल है। कैश आता है, उसकी रिसीट बनती है, उसकी लेजर में एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद सारा कैश पूरे दिन भर का या 2 दिन का या हफ्ते भर का एक साथ एक्यूमुलेट होता है। उसके ऊपर वो बंदा एक साइन करता है, ये बैंक में जमा होता है। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं महीने का आखिरी में। ये सब कंट्रोल है, ये बंदा समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरी चीज़ आती है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन करने का मतलब होता है कि मैंने कहा अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो क्या, ये कैश आया तो रिसीट है क्या, बताओ। तो रिसीट वगैरह बता देगा, देखो ये रिसीट है कैश की, ये देखो हमने लेजर में एंट्री कर रखी है। हम आपको कहते हैं एंट्री करते हैं, एंट्री कर रखी है। ये देखो हमने साइन कर रखा है जमा कराने के लिए, ऑथोराइज पर्सन साइन करता है, रुपया बैंक में जाएगा, ठीक है। साइन होके ही रुपया निकलेगा यहाँ से, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ऑथोराइज पर्सन ही रुपया देता है। तो सब अपन को ऐसे बता देगा। तो अपन ऊपर से सब देख लेंगे, ठीक है। मतलब ब्रॉडली एग्जामिन कर लेंगे अपन इंटरनल कंट्रोल। ये इवेल्यूएशन होता है, समझ गए। इवेल्यूएशन में क्या होता है, हम बोलेंगे हाँ दिखाना, तुमने कहा देखो ये वो ऐसा ब्रॉड है। आई बात समझ में। अपन एक एक बिल को लेकर एंट्री से चेक नहीं कर रहे कि भाई एक भी रिसीट एंट्री में मिसिंग तो नहीं है, ऐसा चेक नहीं कर रहे अपन। वो सिर्फ अपन को रिसीट बता रहा है, देखो रिसीट भी बनती है, देखो एंट्री भी होती है, देखो ये भी होता है, साइन भी होता है, देखो वो। अब मैं एक एक साइन नहीं देख रहा है एक एक के ऊपर कि भाई एक एक उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर साइन कर रखा है कि उसने, ये चेक नहीं कर रहा मैं। वो तो बता देता है ये साइन है और ये देखो हमने वो रिकन्सिलेशन बना रखा है। ऐसे देखने को इवेल्यूएशन बोलते हैं। जो इवेल्यूएशन करने का तरीका इसने अपन को 4 तरीके सिखाया: नरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर और फ्लो चार्ट, ठीक है। नरेटिव रिकॉर्ड अपना टीम मेंबर बनाता है टेस्टिंग करने के बाद। चेकलिस्ट के अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको अपना टीम मेंबर फॉलो करेगा और उसको सीनियर मेंबर या ऑडिटर बनाता है इसको। और ऑडिट टीम का मेंबर उसको कंप्लीट करता है, ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट होती है ये, वो खुद करता है। वो करने से पहले टेस्टिंग वगैरह करेगा, चेक करेगा और उसके बाद उसको फिल करेगा। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, पहले फिल होता है बाद में चेक होता है। वो ऑर्डर बनाकर सीधा क्लाइंट को देता है, क्लाइंट अपने कंसर्न एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय से फिल करवाता है। वो समझ में आया, वो अपन फिल नहीं करते। और एक होता है फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें समझनी पड़ती है, प्रोडक्शन की सबकी नॉलेज लेनी पड़ती है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कॉन्सेप्ट, फिर तुम्हें पॉइंट्स वॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पता होगा ना फ्लो चार्ट इसके बिना बन ही सकता, पहले ये काम करने पड़ेंगे तो तुम्हें अपने आप याद रहेगा क्या क्या करने पड़ेगी, क्या क्या लिखना है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी समझनी पड़ेगी बिजनेस की, और समझ के क्या बनाएंगे अपन, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। समझ में आई बात। ये था इवेल्यूएशन का तरीका। तो इवेल्यूएशन का मतलब होता है ब्रॉडली एग्जामिन करना, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में ब्रॉडली चेक करना, उसको ब्रॉड एस्पेक्ट को उसको देखना, ठीक है। हाँ ऊपर से सबको देख लेना, समझ गए। अब आता है भाई टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक बात याद रखना, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट तो होता है अंडरस्टैंडिंग और इवेल्यूएशन। अंडरस्टैंडिंग और इवेल्यूएशन तक अपन प्लानिंग स्टेज में चल रहे थे। जैसे अभी ये टेस्टिंग वर्ड आ गया ना, तुम कहाँ एंटर हो चुके हो, एग्जीक्यूशन स्टेज आ गया, ठीक है। अब तुम समझो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर अपन लोग अंडरस्टैंड भी करते थे एंटिटीज के एनवायरनमेंट को, साथ में अपन अंडरस्टैंड करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, साथ में अपन उसको इवेल्यूएट भी कर लेते, ठीक है। ताकि उसके हिसाब से हम क्या कर सके,
रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग कर सके, ठीक है, एनटीई ऑफ रैप को डिटरमिन कर सके, समझे, एनटीई ऑफ रैप को डिटरमिन करने के लिए, रिस्क असेसमेंट की प्लानिंग करने के लिए सबको समझते हैं, समझने के बाद फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, समझे बात को, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ये सब समझ रहे थे रिस्क असेसमेंट के लिए, ताकि फिर रिस्क असेस करेंगे अपन, असेस कैसे होता है क्या होता है अपन सब पढ़ चुके, ऊपर 315 पूरा पढ़ चुके, ठीक है। एक टॉपिक आया था उसके अंदर कि रिस्क को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे रिलेट किया जाता है, परवेसिव रिलेट कर रहा है क्या, या रिलेट वोट के गो रोंग के साथ कर रहा है क्या, फिर लाइवलीहुड और मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, पूरा तरीका था, है ना, ये सब पढ़ चुके अपन। अंडरस्टैंड इवेल्यूएट करना रिस्क असेसमेंट का पार्ट था। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खत्म होता है तो फिर शुरू हो जाता है फैब, रैप के बाद आता है फैब, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, और फैब होती है एग्जीक्यूशन स्टेज। इस पे बनाया गया है ऐसे 330, तो ये 330 का पार्ट है टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, समझे, 315 का पार्ट नहीं है। अभी तक जो चल रहा था ना, अभी इवेल्यूएशन चल रहा था, अंडरस्टैंड चल रहा था, 5 कंपोनेंट पढ़े थे, इवेल्यूएशन के अंदर 4 मेथड पढ़े, वो सब किसका पार्ट है, ऐसे 315 का रिस्क असेसमेंट का पार्ट है। रिस्क असेसमेंट के लिए करना पड़ता है सारे काम। अब तुम लोग आ गए एग्जीक्यूशन स्टेज में, अब तुम आ गए 315 के अंदर, सॉरी 330 के अंदर, जिसका नाम है रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। ये फैब का दूसरा नाम होता है, रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। ये कोई रैप फैब ये थोड़ी यूज करता है, ये 315 को रैप भी नहीं बोलता, ये तो बोलता है आइडेंटिफाइंग असेसिंग। ऐसे 330 को क्या बोलता है, रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। समझे बेटा, ये बात समझ में आती है, ठीक है, एक मिनट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 330 के अंदर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग का मतलब डिटेल में चेक करेंगे एक एक चीज को, ठीक है। तो अब इवेल्यूएशन और टेस्टिंग में तुम्हें फर्क समझ में आएगा, अभी देखना तुम लोग। एक तो समझ में आई गया होगा ब्रॉड एस्पेक्ट, अपन ब्रॉडली अपन ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, या डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर पता है क्या करना होता है, यहाँ पर ये देखना होता है कि क्या कंट्रोल थ्रू आउट द ऑडिट पूरे पीरियड में ही इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है ना, हमारे सामने तो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पीरियड के बारे में जानना होता है कि पूरे पीरियड में ही, मतलब ऑडिटर को क्या करना होता है, रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, तो इवेल्यूएशन से मिल जाता है, मगर इवेल्यूएशन से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मिलता है, ठीक है, पूरे टाइम का थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए उसको डिटेल चेक करना पड़ेगा, और उसको ये काम क्या करना पड़ेगा, ये टेस्टिंग क्या होगी, अब एक पर्टिकुलर टाइम में होगी बस, हाँ, अरे पूरे थ्रू आउट द ऑडिट का है, ये रहा थ्रू आउट द पीरियड, जिस भी पीरियड की तुम ऑडिट कर रहे हो, मतलब जब तक तुम ऑडिट कर रहे हो, तुम तो कर तो रहे हो पिछले साल की, ठीक, अब तुम उसी साल में आ गए, जिस साल की तुम ऑडिट कर रहे हो तुम उसी साल में आ गए, वैसे भी उसी साल में आते हैं अपन, ठीक है, साल का पहले ही बता दिया 31 मार्च के बाद नहीं आते अपन, ठीक है, अपन उसी साल में आ जाते हैं। तो थ्रू आउट द पीरियड तुम करते रहोगे टेस्ट, बार बार तुमने चेक कर लिया कि भाई BRS बना रहा है हर महीने का, हर महीने जाके देख लिया कि भाई इस महीने का बनाया नहीं बना, इस महीने का बनाया नहीं बना, टाइम में बना रहा है नहीं बना रहा, ठीक है। ऑथोराइज पर्सन का साइन करना था, तो क्या ऑथोराइज पर्सन साइन कर रहा है ना, और कर कैसे रहा है साइन, क्या वो एक साथ एक्यूमुलेट करके ले लेता है, यार एक साथ एक्यूमुलेट कर लेता है, एक साथ साइन कर दूंगा, ये ले साइन किया, साइन 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 साइन, ऐसा बिना देखे बस साइन साइन करे जा रहा है, वो देख के तो कर रहा है साइन, वो काम कैसे कर रहा है, अपना ढंग से तो कर रहा है। ये सब हम किसमें देखते हैं, टेस्टिंग में। और टेस्टिंग पर है आफ्टर एसिमिलेटिंग, यानी कि फुली अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर फुली अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब समझ चुके ना कंट्रोल क्या है, अरे तुमने कंट्रोल के साथ दो काम कर लिए यार, एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया, समझ लिया कि कौन कौन से कंट्रोल है और कैसे काम कर रहे हैं, इवेल्यूएट भी कर लिया उसको, दो काम कर चुके हो, ठीक है। तो तुम लोग अब पूरा समझ चुके हो कंट्रोल को। द ऑर्डर नीड्स टू एग्जामिन, अब तुम्हें एग्जामिन करना है वेदर द सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन में है क्या, ठीक है, एंड हाउ फार द सेम आर इन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन में है और कितना है, कितना है मतलब क्या बराबर कंट्रोल को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, क्या कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब ये दो वर्ड लिखा है यहां पर, वेदर एंड हाउ फार द सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन, हाउ दे वर अप्लाइड,
द कंसिस्टेंसी विद विच दे आर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड, बाय whom they were applied। ये सारे जवाब हम ढूंढते हैं किसके अंदर, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर। ठीक है, ये ऊपर की लिखी हुई लाइन है ये। ठीक है, हाउ आर कंट्रोल आर इन ऑपरेशन, क्या कंट्रोल ऑपरेशन में है, और हाउ फार। ठीक है, यानी बराबर कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहे हैं ना कंट्रोल। ऐसा तो नहीं है ऑथोराइज करने वाला बंदा कभी कर रहा है, कभी ओवरबर्डन हो गया, सीजन चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा भाई उसको, बिजी एकदम, तो नहीं कर रहा। हाँ, या पर्सन चेंज हुआ तो अभी जो नया आया वो कोई ऑथोराइज, तब तक तो कोई ऑथोराइज ही नहीं कर रहा, इतने टाइम तो नया पर्सन रहा तो कौन ऑथोराइज करेगा, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये जवाब अपन ढूंढते हैं टेस्टिंग के अंदर। तो टेस्टिंग के अंदर हम एग्जामिन करते हैं वेदर एंड हाउ फार द सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन। वेदर द सेम इज इन ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन में चल रहा है कंट्रोल, एंड हाउ फार। समझ गए हाउ फार क्या होता है, क्या कंसिस्टेंसी से हो रहा है काम, कि कभी करते हो कभी नहीं करते, कभी साइन करता है कभी ऑथोराइज नहीं करता, कुछ कर रखा है ऑथोराइज कुछ नहीं कर रखा, ऐसा तो नहीं है। फॉर दिस, ये जानने के लिए, वेदर और हाउ फार जानने के लिए उसको सहारा लेना पड़ता है इसका, टेस्टिंग ऑफ सिस्टम। दिस ही डज ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस। अब ये समझना, ये वाली लाइन समझना, ये समझ गए ना ऊपर वाली, ये वो सेलेक्टिव बेसिस पे करेगा, क्योंकि टेस्टिंग में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। तो ये सेलेक्टिव बेसिस पे करेगा कि इस बार ये कंट्रोल चेक कर लिए, अब बाकी में जो बचे हुए कंट्रोल है वो अगले साल चेक करें। ठीक है, he can plan this testing in such a manner that all important areas are covered in a period of say 3 years। सारे एरिया कवर करने, सारे कंट्रोल चेक करने डिटेल में जाके, मगर एक साल में थोड़ी कर पाओगे। या कंट्रोल ही चेक करते रह गए, पता बड़ा टाइम खत्म हो गया, रिपोर्ट देनी है और टेस्ट ही चल रहा है अपना, तो वो कंट्रोल से बाहर ही नहीं आए। हाँ, और सब्सटेंसिव प्रोसेस किए ही नहीं कुछ, और जल्दबाजी में थोड़े बहुत ऐसे देख लियो, जल्दबाजी में कर रहे भाई, ये तो पढ़ाई नहीं, मेन चीज़ तो रही गई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ही रह गए। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम में आने वाला था वो तो नहीं गया। सब्सटेंसिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो कैसे, ऑन सेलेक्टिव बेसिस पे करो। ठीक है, सेलेक्टिव बेसिस पे ही वो करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ताकि इस तरीके से करेगा वो कि सारे एरिया कवर हो जाए इन अ पीरियड। कौन से पीरियड में, से 3 ईयर, 1 साल 2 साल। अब 1 साल में तो मान लो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा कंट्रोल है, तो मान लो 2 साल या 3 साल ऐसा। ठीक है, कर ही लो मगर 3 साल तक। ऐसे नहीं 5 साल तक है तो 5 साल में करेंगे, कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, और प्लानिंग करके करो, ऐसा ना हो पूरा काम इसमें चला जाए कंट्रोल को टेस्ट करने में। समझ गए अभी टेस्टिंग में क्या होगा। टेस्टिंग में हम लोग पढ़े कि ऑर्डर को एग्जामिन करना पड़ता है, एग्जामिन करना होता है क्या, कि क्या कंट्रोल ऑपरेशन में है और कितना फार, हाउ फार, वेदर और हाउ फार चेक करना होता है, कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। ठीक है, तो समझने के बाद इंटरनल कंट्रोल को ये एग्जामिन करना होता है। ये एग्जामिन करने के लिए सहारा लेता है किसका, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसका सहारा लेता है। तो ऑर्डर को जानना होता है वेदर और हाउ फार, ये एग्जामिन करने के लिए टेस्टिंग का सहारा लेता है। पहली बात पढ़ी अपन ने। दूसरी लाइन में अपन पढ़ा, ये काम ऑर्डर सेलेक्टिव बेसिस पे करेगा, सेलेक्टिव बेसिस पे प्लान करेगा। ठीक है, और प्लान इस तरीके से करेगा कि सारे इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाए इन अ पीरियड से 3 ईयर्स। चलो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म टू ऑब्टेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये 2 पॉइंट। इस 2 पॉइंट को दिमाग में फिट कर लेना, टेस्टिंग का रिश्ता इन दोनों के साथ ही है। ठीक है, क्या होगा टेस्टिंग में, टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। याद रखना, तुम लोग फैप में आ चुके हैं, फैप में। अब फैप में सारे काम साई से होंगे। ठीक है, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट एविडेंस। यही वो ऑडिट एविडेंस है जिसके ऊपर बोला जाता है ना क्या, कि जो इनेबल करता है ऑडिटर के ओपिनियन को। ऑडिटर जो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा जिसके बेस पे, ये वो वाले साई की बात कर रहा है। वो सारे साई फैप के अंदर होते हैं वो, जनरली ऐसे नहीं है रिस्क असेसमेंट से कोई नहीं मिलता ऑडिट एविडेंस, ऐसा नहीं है। मगर समझो बात को, रिस्क असेसमेंट का एविडेंस रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट करता है, तुम समझो बात को। ठीक है, यहाँ का फर्दर ऑडिट प्रोसेसर का एविडेंस जो होते हैं, साई जो होती है, वो हमारे ओपिनियन को सपोर्ट करता है, ऑडिटर को इनेबल करता है ओपिनियन एक्सप्रेस करने में। समझ रहे हो तुम लोग। फर्दर ऑडिट प्रोसेसर में क्या क्या आता है, सीपी और एसपी। सीपी मतलब कंप्लायंस प्रोसेसर, एसपी मतलब
सब्सटेंसिव प्रोसेसर। तो कंप्लायंस प्रोसेसर का मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंसिव प्रोसेसर में आता है एपी और टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है। और टीओडी में 2 आता है, वाउचिंग, याद है ना तुम्हें? तो याद रखना, हमें अब ऑब्टेन करना है साई, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें साई ऑब्टेन करना है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट किसके बारे में? इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डिजाइन इफेक्टिव है, साथ में उसका ऑपरेशन इफेक्टिव है, ठीक है। सिस्टम का डिजाइन और उसका ऑपरेशन थ्रू आउट द पीरियड, इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इंटरनल कंट्रोल का ऑपरेशन क्या इफेक्टिव है क्या, इसके लिए ऑब्टेन करना है एविडेंस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वेदर, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन, क्या डिजाइन इफेक्टिव है, क्या ऑपरेशन इफेक्टिव है। और ये वर्ड मत भूलना, थ्रू आउट द पीरियड वर्ड लिखा है, ठीक है। चलो अभी यहां तक समझ गया अपन। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक बार कंट्रोल को समझने के बाद उसका एग्जामिन करना, उसे एग्जामिन करना होता है, ठीक है। उसके लिए अपन सहारा लेते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ये अपन करते हैं सेलेक्टिव बेसिस पे, ताकि ऐसे प्लान करना होता है कि सारे इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाए इन अ पीरियड से 3 इयर्स, ठीक है। सहारा लेते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एग्जामिन करने के लिए, और ये हम करते हैं सेलेक्टिव बेसिस पे। ये 2 चीज़ें अपन पढ़े, ठीक है। वेदर हाउ फार के लिए टेस्टिंग करते हैं और ये सेलेक्टिव बेसिस पे करते हैं। वेदर हाउ फार के लिए टेस्टिंग करते हैं और ये सेलेक्टिव बेसिस पे करते हैं। ये 2 चीज़ें अपन पढ़े, ठीक है। तीसरी चीज़ अपन पढ़े कि हम लोग इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ऑब्टेन करते हैं एविडेंस, किसकी इफेक्टिवनेस? डिजाइन और ऑपरेशन की थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। 3 चीज़ हो गई। वेदर हाउ फार का आंसर टेस्टिंग है, और जो होता है 2 हो गए। तीसरा डिजाइन और ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस चेक करते हैं थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। कैसे करते हैं? ऑब्टेन करके ऑडिट एविडेंस को, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ क्या पढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड टेस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करोगे तुम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट को चेक करो, ठीक है। वेयर स्टेट इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट आर यूज्ड बाय द ऑडिटर। अपन ऊपर पढ़ चुके हैं लाइन कि इस और कंट्रोल एनवायरनमेंट का, एक बात सुन लो, पहले एक बात सुन लो, ये देखो लाइन, पहले लाइन समझ लो क्या लिखा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्लूड टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द, बेटा इसका जो मतलब है ना यहाँ पर वो है टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट से नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट के तो एलिमेंट्स वो है TCWG मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करके, उससे मतलब नहीं है। इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट क्या है, कॉम्पोनेंट क्या है? एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, उसके बाद लगेगा उसमें इन्फॉर्मेशन, बचे हुए पे लगाएंगे कंट्रोल एक्टिविटीज, और फिर उसका करेंगे मॉनिटरिंग, क्रिक मैच, है ना, प्रोसेस है। क्रिक मैच से याद रखने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट के लोग यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट वाले लोग वो रिस्क को असेस करेंगे, असेस करने के बाद उस पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम से कुछ कंट्रोल तो उससे लगा देंगे, ठीक है। और बचे हुए कंट्रोल के लिए कंट्रोल एक्टिविटी आई और उसके बाद उसका मॉनिटरिंग आई। ये उस एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम सारे एलिमेंट को टेस्ट करते हैं कंट्रोल के, सिंपल सी भाषा में। और जो कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ है, ऑर्डर्स को यूज करता है बाकी कंपोनेंट को इवेल्युएट करने के लिए। यहां पर लिखा है यूज बाय ऑर्डर टू रिड्यूस, ऊपर आई थी यही लाइन सेम, ऊपर यही लाइन आई थी सेम, जहां पर लिखा था कि कंट्रोल एनवायरनमेंट का, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये था, पढ़ चुके हैं अपन इस लाइन को। कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप में पीडीसी नहीं कर देता, ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस करता है ऑर्डर के इवैल्यूएशन को ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने में इन्फ्लुएंस करता है ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ, ठीक है। यही लाइन को नीचे लिख रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है ऑर्डर के इवैल्यूएशन को, ठीक है, मगर वहां लिख रखा है रिड्यूस करता है कंट्रोल रिस्क को। तुम लोग चाहो तो यही लाइन लिख देना वहां पर, कंट्रोल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ ऑडिटर के इवैल्यूएशन को अफेक्ट करता है, अदर कंपोनेंट को जो इवैल्यूएट कर रहा है ना वो, ठीक है, अदर कंपोनेंट के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर रहा है, अदर कंपोनेंट के
जब ऑडिटर इनके इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करेगा ना, इनके इफेक्टिवनेस को, तो इसकी स्ट्रेंथ उसको इन्फ्लुएंस करेगी। समझ में आया? इन कंपोनेंट के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में, इन कंपोनेंट्स के अदर कंपोनेंट के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने में इसकी स्ट्रेंथ ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको इसमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और यही बहुत ज्यादा वीक है तो ऑडिटर को इनमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे डाउट ही लगा रहेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो सकती है इनमें। ठीक है, डाउट में ही रहेगा। ठीक, चलो आज अगर किसी कंपनी को लेके तुम्हारा दिमाग में खराब इमेज बन जाए कि ये ब्रांड तो बहुत ही खराब है, ठीक है, तो कोई तुम्हारे सामने ऐसे बोले कि यार ये मोबाइल ले रहा है क्या, इस ब्रांड का ले ले, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी नज़र में क्या उसकी खराब इमेज बन चुकी है, तो कितनी भी, अरे देख मेरे पास मोबाइल है यार, मैं तो चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, हाँ नहीं यार मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, तुम सुनना ही पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम्हारी इवैल्यूएशन को इफेक्ट करेगा वो उसकी इमेज जो तुम्हारे दिमाग में बनेगी, तुम सुनना ही पसंद नहीं करोगे। भले बेचारा बता रहा है कि मैं चला रहा हूँ भाई, मेरे पास है, मेरे पास 6-7 महीने हो गए, एक प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, जरा सा हैंग भी नहीं हुआ मोबाइल, कह रहा हूँ सबसे बढ़िया मोबाइल है, ले ले, इसका क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अरे यार ये मोबाइल के अलावा कुछ भी बोल दे, भले कितना भी अच्छा है, भले अच्छा चल रहा है फिर भी नहीं लूँ मैं तो। समझ गया तुम लोग? इन्फ्लुएंस करता है ये। चलो आ जाओ, अभी कहाँ थे अपन? तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, ऊपर की लाइन छाप देंगे, यहाँ आते हैं अपन। सम ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंट। हाँ, ये लाइन में क्या लिखा हुआ है? तुम लोगों ने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था कि अपन जब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी उस प्रोसेस को अपन लोग परफॉर्म करते हैं एज अ सब्सटेंसिव प्रोसेस। ठीक है, स्पेसिफिकली प्लान नहीं किया होता। याद है टॉपिक पढ़ा था रिस्क असेसमेंट के अंदर? वो टॉपिक इस प्रकार था कि रिस्क असेसमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है जो एविडेंस की तरह उसको ही सपोर्ट करता है। ठीक है, उसका सपोर्ट करने के एविडेंस की तरह अपन यूज कर सकते हैं, साथ में हमें एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हाँ, जो असेशन वगैरह के लिए पर्टिकुलर इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल के लिए क्या बनेगा, मतलब बेस बनेगा, मतलब ऑडिट एविडेंस का उसकी तरह भी आ सकता है विदाउट स्पेसिफिकली प्लान एज सब्सटेंसिव प्रोसेस। ठीक है, सेम बात यहाँ लिखी है कि अगर तुम अंडरस्टैंड और इवेल्युएट कर रहे हो ऊपर, तो हो सकता है तुम जब इवेल्युएट कर रहे हो, तुमने उससे कहा हाँ बता हमें रिकंसिलिएशन वगैरह करता है, तो तुम्हें लगा यार रिकंसिलिएशन को अपन चेक कर ही लेते, है ना, रिकंसिलिएशन को अपन चेक कर ही लेते, तो तुम रिकंसिलिएशन को लेकर बैठ गए और सबको चेक करने लग गए, और तुम लोग रीपरफॉर्मेंस का मतलब होता है तुम खुद भी रिकंसिलिएशन कर रहे हो दोबारा, खुद एक आध बनाकर तुम देख रहे हो कि इससे सही बनाया गलत बनाया। ठीक है, समझ में आया? तुम रीपरफॉर्म करके देख रहे हो, रीपरफॉर्म। और एक बात याद रखना, तुम्हें पता होगा अंडरस्टैंडिंग वगैरह के अंदर अपन लोग AEIOR में से किसका यूज करते थे? AEIOR में से I का यूज करते थे, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, दो चीज, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना। E का नहीं करते थे, 2 R का नहीं करते थे। मैंने तुमसे कहा था 2 R जो होते ना वो बहुत ज्यादा डिटेल में होते, है ना, ये कहा था ना तुमसे, क्योंकि यार रीपरफॉर्म करना और रिकैलकुलेट करना तो और डिटेल में हो गया है। तो हाँ, तो देखो यहाँ आएगा, ये आएगा रीपरफॉर्म। भाई रीपरफॉर्मेंस तो बहुत डिटेल में हो गया, सारी कमी पता पड़ जाएगी। यहाँ तो जो चीज़ उन्होंने करी है तुम वो खुद परफॉर्म करके देख रहे हो, इन्होंने सही किया है नहीं किया, एक बार खुद करके देख रहे हो उसको। ठीक है, तो ये तो बहुत डिटेल में हो गया। तो रीपरफॉर्मेंस देखो यहाँ आ गया, वापस जाता हूँ ऊपर। अब रीपरफॉर्मेंस तो टेस्टिंग में होता है ना, यानी कि वो इवेल्यूएशन वगैरह में तो नहीं होगा ना। लेकिन तुम लोग अंडरस्टैंड और इवेल्यूएट करने के टाइम में रीपरफॉर्म करने बैठ गए, तुम्हें लगा यार अभी चेक कर लेता हूँ, हाथों हाथ सामने यही से BRS का बार बार मांगूंगा, हाथों हाथ चेक करने बैठ गए, तो टेस्टिंग भी परफॉर्म कर दिया तुमने। ठीक है, रैप परफॉर्म करते करते फैप में आ गए। समझ में आई बात? तो अब यही लाइन में पढ़ के सुना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है, सम ऑफ द प्रोसेस, मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे लगा यार मैं वहाँ जा रहा हूँ तो रास्ते में वो आएगा मेरा कस्टमर जिसको मैंने माल बेचा है, तो उससे रुपया लेना है, तो उस टाइम में ले लूँगा। तो मैं उसके घर पहुँच गया, मैंने कहा रुपया, तुमने कहा आप अभी आ गए, ठीक है, रुपया तो 2-3 दिन बाद देना था ना, 1 महीना तो हुआ ही नहीं है, 2 दिन बाद देना था, कोई बात नहीं, आ गए तो ले जाओ। तो मैं क्या बोलूँगा
मैं कहा यार यहीं से गुजर रहा था, मैंने कहा यार यहाँ आ ही गया हूँ तो तुझसे रुपया भी ले लेता हूँ, ऐसा सोच के नहीं आया था, वो तो यहाँ आना हुआ तो मैंने सोचा तेरे से रुपया ले लेता हूँ। ऐसे कई काम जीवन में ऐसे होते हैं जो हम सोचते तो नहीं है, हम सोच रहे होते हैं बाद में कर लेंगे, मगर हम सोचते हैं यार निकल ही गया तो करके आ ही जाते हैं, खत्म करो इसको भी, ठीक, इसको भी कर दो काम। सेम वही है यहाँ पर। सम ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। तुम प्रोसेसर किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो? टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन करने की, ठीक है। मे नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली प्लान, तुमने उसको ऐसे प्लान नहीं किया था कि तुम उसे परफॉर्म करोगे एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सम ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए जो तुमने प्रोसेसर परफॉर्म किया, ठीक है, मे नॉट हैव बीन स्पेसिफिकली प्लान एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए प्लान नहीं किया था, ठीक है, बट मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हो सकता है वो तुम्हें क्या प्रोवाइड कर दे? एविडेंस प्रोवाइड कर दे, ठीक है, किसके बारे में? इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन। यार हमने जब भी टेस्ट वर्ड आएगा, टेस्ट वर्ड, तो ये लाइन आएगी इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब तुमसे कोई पूछना, यही मतलब होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब वो बोले मेरे को समझ में नहीं आया क्या मतलब इसका, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन और ऑपरेशन का, तो उसको बोलो इसका मतलब है ये तीन, हाउ दे, कंसिस्टेंसी और बाय हु, समझाऊंगा मैं, यहाँ पर आऊंगा, ये उसका मतलब है। अरे इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन और ऑपरेशन कैसे चेक करोगे? ये चेक करके, ये चेक कर लिया, इसका मतलब डिजाइन और ऑपरेशन क्या है? इफेक्टिव है। तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल का कोई मीनिंग पूछे तो वो है इफेक्टिवनेस चेक करना डिजाइन और ऑपरेशन का थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड। इसका कोई मीनिंग पूछे, मीनिंग का मीनिंग, तो फिर ये बताना भाई कि भाई ये भी समझ में नहीं आया तो ये समझ ले। अब ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, दिमाग में बातें जा रही है ना। हाँ चल, अब क्या आ रहा है? बस ये हो गया इसमें, यहाँ सम से लेके कंट्रोल तक में यही लिखा हुआ है। क्या? हाँ सेम है, हाँ सेम है, सेम। तुम लोग को सिर्फ इतना लिखना है कि सम ऑफ द प्रोसेसर परफॉर्म, ठीक है, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, मे नॉट बीन specifically planned as test of control but may provide audit evidence about test of control। test of control लिखना नहीं है, उसकी जगह लिखना है effectiveness of design and operation। तो some of the processor performed to obtain understanding may not have been specifically planned as test of control but may provide evidence for test of control, है ना, समझ गए? बस ये लाइन है। some of the processor performed as to obtain अंडरस्टैंडिंग may not have been planned specifically planned as test of control, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए प्लान नहीं किया, बट मे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एविडेंस देते, मतलब मे प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ द डिजाइन। हम तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे थे, हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया सुटेबिलिटी डिजाइन का, मे यूज ऑडिट एविडेंस। चलो ना यार, ये बकवास बार बार लिख, ये काम करने बनो। अपन को करना है इंस्पेक्शन किसका? डॉक्यूमेंट्स का। कौन से डॉक्यूमेंट? जो ट्रांसैक्शन और इवेंट को सपोर्ट करते हैं, जो सेल को सपोर्ट करता है, सेल का बिल, ठीक है, और रेंट को सपोर्ट करता है, रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, उसका इंस्पेक्शन करना है, साथ में इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। इसने लिखा है यहां पर इंक्वायरी अबाउट इंटरनल कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को ऑब्जर्व और इंक्वायरी करना है, इसका इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन करना है। इंक्वायरी अबाउट इंटरनल कंट्रोल है और ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंक्वायरी ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल की इंक्वायरी करो, अरे इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंक्वायरी करो, होगा ना, इसलिए इंक्वायरी अबाउट और ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी अबाउट और ऑब्जर्वेशन ऑफ, समझ गए ना, इंटरनल कंट्रोल। विच लीव नो ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल अभी आगे आएगा, और तुम्हें पता ही है ट्रेल क्या होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो तुम तो एग्जाम्पल, ऑडिट ट्रेल तो पढ़ेंगे अपन आगे। डिटरमिनिंग हु एक्चुअली परफॉर्म ईच फंक्शन एंड नॉट मियरली हु इज सपोज टू परफॉर्म इट। समझ गए? अरे डिटरमिन करो कि कौन एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड मियरली नॉट मियरली हु इज, यार इसको करना चाहिए। अरे तुम लोग डिटरमिन करो कि ये पर्सन ही परफॉर्म करेगा, ठीक है? ऐसा ना हो इसको करना चाहिए, ये कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं होता है, ये कर लेगा। आज हम 3 पार्टनर है, मैं देखूं भाई कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे हम चला नहीं पा रहे, मेरा कोई बात नहीं, 26 देख लेंगे, 26 सोच लेंगे ये देख लेंगे, मुर्तज़ा सोच लेंगे अब दिल से देख लेंगे, कुछ देख ही रहा, ऐसे ही पढ़ा है। बच्चे किए जा रहे हैं, एक टीचर को बोलता है, वो सोचता है दूसरे को बोल दो वो देख लेगा, दूसरा बोलता है तीसरे को बोल दो वो देख लेगा, ऐसे ही चलते जा रहा है। ये तो नहीं होता है, ठीक है? एक पर्सन होना चाहिए जो परफॉर्म करे, नॉट मियरली हु इज सपोज टू री-परफॉर्मेंस। री-परफॉर्मेंस इन्वॉल्व ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर और कंट्रोल। री-परफॉर्मेंस में क्या आता है? इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व्स ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ, खुद ऑडिटर एग्जीक्यूट करेगा, खुद ऑडिटर परफॉर्म करेगा क्या? प्रोसेसर और कंट्रोल को, ठीक है? फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट रिकंसाइल वो लोग करते ही है। तुम भी रैंडमली कोई सा भी मंथ का रिकंसिलिएशन करने बैठ जाओ ताकि पता पड़ जाए कि ये लोग सही करते हैं नहीं करते। तो तुम भी रिकंसाइल कर रहे हो, जैसे री-परफॉर्मेंस बोलते हैं। उन लोगों ने डेफिनेशन कैलकुलेट किया है, तुम भी कैलकुलेट कर रहे हो, इसे री-कैलकुलेशन बोलते हैं। और री-परफॉर्मेंस और री-कैलकुलेशन में फर्क समझ में आया? मैं वर्कर को देख रहा हूँ इन्वेंट्री काउंट करते हुए, ये ऑब्जर्वेशन। मैं खुद जाके इन्वेंट्री काउंट करूँ, ये री-परफॉर्मेंस। समझ गए री-परफॉर्मेंस क्या होता है? हाँ, क्योंकि इन चीज़ों को समझो, तुम टेक्निक वगैरह को समझो। अब हटा इसको, ठीक है? ये तो ऐसे टिक लगा दिया, नहीं भी लगाओ चलेगा यार। ऊपर वाली बात तो कर रहा है, नीचे बार बार एक ही बात पागल की तरह। थियरी है, थियरी है, समझो बात, कोई थियरी है। यहाँ जज्बात, ये जज्बात बाहर आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो कई जगह पे तुम्हें ऐसे जज्बात ऐसे बहते हुए नजर आएंगे, तुम्हें उसमें से अपने काम की बात निकाल लेनी है बस, और अपने हिसाब से उसको लिख देना है एग्जाम में, ठीक है? अपन काम की बात छाट के निकाल लेते, काम की चीज़ रह ना जाए, कीवर्ड्स रह ना जाए, ठीक है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब डिजाइन होता है, सॉरी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन ऑपरेशन होता है थ्रू आउट द पीरियड, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज़ें छूट ना जाए, ये हाउ दे वर अप्लाइड और द कंसिस्टेंसी, ये मतलब होता है, ठीक है? वेदर और हाउ फार, शॉर्ट में बोला था वेदर, हाउ फार डिटेल में बोला। चलो पहले ये पढ़ ले, टेस्टिंग पढ़ ले। एक हो गया काम, इंस्पेक्शन हो गया, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन हो गया, री-परफॉर्मेंस हो गया। अब क्या आ रहा है? टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ऑपरेट होने वाला इंटरनल कंट्रोल जो है उसको भी टेस्ट कर लो। तुम्हारे मोबाइल में कई सारे इंटरनल कंट्रोल है, पहले बता दिया। तुम्हारे मोबाइल में जो पासवर्ड वगैरह होता है इंटरनल कंट्रोल है, तुम्हारे बिना कोई खोल नहीं सकता उसको, ठीक है? तुम्हारे मोबाइल में किसी चीज़ का OTP आता है, इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है? वो OTP आएगा, तुम उसको बताओगे तब जाके सामने वाला उस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है, ठीक? आई बात समझ में? तो ये OTP आना, ये पासवर्ड वगैरह, ये सब इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है? और ये कौन सा इंटरनल कंट्रोल है? जो ऑपरेट होता है और स्पेसिफिक मोबाइल एप्लीकेशन। अभी यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल लगे होते हैं, जैसे पासवर्ड वगैरह हुआ, फायरवॉल वगैरह हुआ, एंटीवायरस वगैरह हुआ। एंटीवायरस इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है? नहीं होगा तो हो सकता है तुम्हारा सारा डेटा डिलीट कर दे वायरस आकर, उल्टी सीधी साइड अपन खोल ले अपन, ठीक है? पायरेटेड कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए, तो क्या करता है? वहाँ से कोई वायरस आता है तो पूरा डेटा डिलीट कर देता है तुम्हारा कंप्यूटर का, ठीक है? तो ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल। तो ये कह रहा है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ऑपरेट होने वाले इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट करो। कंप्यूटर एप्लीकेशन में, किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऑपरेट होने वाले इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट करो, ठीक है? While obtaining audit evidence about the effective operation, अब समझ लो इसको, ये 3 वर्ड समझ लो।
क्या है ये तो बार बार बता ही रहा हूँ ऊपर से। डिजाइन का मतलब डिजाइन ऑफ इफेक्टिवनेस से चेक करना, सॉरी इफेक्टिवनेस ऑफ डिजाइन और ऑपरेशन चेक करना, वो उसका मतलब ही होता है ये। ठीक है, देखो लाइन भी लिख रखी है उसने, व्हाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर कंसीडर हाउ दे वर अप्लाइड, ये अप्लाई कैसे होते हैं। चलो मैं समझाता हूँ तुम्हें एक एक चीज के बारे में। बाई हुम दे वर अप्लाइड, कौन बंदा ऑथोराइज करता है, कौन साइन करता है। हाउ दे वर अप्लाइड, कैसे करता है साइन, ऐसे बिना देखे ऐसे लिस्ट ले ली सारी एक साथ बिल ले लिया और ऐसे साइन कर करके ऐसे पास कर रहा है, देख भी नहीं रहा क्या लिखा हुआ है उसमें, ऐसे कर रहा है। तो हाउ दे वर अप्लाइड सही तरीके से कर रहा है, बराबर लेता है, देखता है बिल, पूरा चेक करता है कि हाँ यार ये सब सही है, जिसके साथ मैच करना हो मैच भी कर रहा हो, फिर साइन करें। उसके बाद कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो बेटा मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वालों के पास परचेस का बिल आता है और स्टोर डिपार्टमेंट से GRN आता है, वो दोनों कंपेयर करने के बाद पेमेंट किया जाता है। समझ गए बात। तो ये कंट्रोल है। सप्लायर से क्या आएगा, इनवॉइस, और स्टोर से क्या आएगा, गुड रिसीव नोट। वो देखेगा कि सप्लायर बोल रहा है मैंने इतने माल भेजे, तो क्या गुड रिसीव नोट के अंदर वो स्टोर वाले जो अपन को भेजा है वो उतना ही माल भेजा है क्या, कि इतना ही माल हमने रिसीव किया, तो बराबर होगा तो पूरा पेमेंट करेगा। अगर उसने कहा कि सप्लायर ने इनवॉइस में कि हमने 1 लाख का माल भेजा, वो बता रहा है 80,000 का ही माल आया, तो पेमेंट भी 80 का ही होगा, 1 लाख का नहीं होगा। ठीक है, फिर जो भी फर्क पड़ा उसके बारे में, डिस्क्रिपेंसी वगैरह के बारे में वो लोग उसको मैटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये काम वो कैसे कर रहा है, क्या बिल आते हुए पेमेंट कर देता है, वो बोल रहा है यार हर बार तो सही माल आता है, वो पेमेंट कर दिया, उसने देखा भी नहीं, GRN को उसने कंसल्ट किया ही नहीं। तो पहले तो ये काम कर कौन रहा है और कर कैसे रहा है, समझ गए ना, कर कौन रहा है कर कैसे रहा है। कंसिस्टेंसी विद बीच, और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है। क्या ऐसे तो नहीं है कभी करता है कभी नहीं करता, कभी ऐसे डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, कभी मैच करके पेमेंट करता है। हाँ, कंसिस्टेंसी क्या है, द कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है ना, पीरियड की बात कर रहे हैं, बार बार पीरियड बढ़ आएगा। सम डेविएशन में है वकट, हो सकता है कुछ डेविएशन आ जाए। डेविएशन समझते हो, कभी तो कर रहा है काम, कभी नहीं कर रहा। एक्चुअल में जो करना चाहिए, ठीक है, जो काम उसको करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा, फर्क आ गया। कंट्रोल वैसे काम नहीं कर रहा। डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब कंट्रोल, कंट्रोल से जो डेविएशन होता है मे बी कॉज बाय सच फैक्टर एज, वो कहता है कुछ डेविएशन आ सकते हैं, और वो कैसे आएंगे, डेविएशन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे चेंजेस, एग्जाम्पल दे रहा है बंदा, सच फैक्टर एज चेंजेस इन की पर्सनल, या तो की पर्सनल चेंज हो गया, जो मेन बंदा जो काम कर रहा था, जैसे ऑथोराइज करने वाला बंदा ही चेंज हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट सीजनल फ्लक्चुएशन इन वॉल्यूम, मतलब सीजन चल रहा है भयंकर, ओवर बर्डन है सारे के सारे, टाइम ही नहीं है बराबर कंट्रोल अप्लाई करने का। ठीक है, और कुछ ह्यूमन एरर आ गया, तो कोई सीजनल फैक्टर हो, ह्यूमन एरर हो, और की पर्सनल चेंज हो गया। आज मान लो हमारी वीडियो का हमने ये अपलोड होता है, तो ये वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड होगी, इसका टाइटल वगैरह नाम वगैरह डलेगा, प्लेलिस्ट सही होगी, ठीक है, सही प्लेलिस्ट में जाएगा। उसके बाद नाम वाम टॉपिक का डलने के बाद ये ऐप पर अपलोड होगा, और ऐप पर भी सही फोल्डर में अपलोड होगा। अब वो काम करने वाले लोग बदल गए, अब दूसरे लोग आए, वो कैसे काम कर रहे हैं, आधे तो बिल्कुल परफेक्ट काम तो करने लग जाएंगे, वो पहले देखेंगे करेंगे, गलती तो नहीं हो रही, और गलती हो रही तो उस टाइम में कोई रिव्यू कर रहा है क्या। याद रखना, जब कोई नया पर्सन आता है ना, तो कंट्रोल में थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले काम कर रहा था मिस्टर एक्स, अब आया मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स जब ये काम कर रहा था तब वही करता था, मैं देखता भी नहीं था, लेकिन अब वाई आया है तो कंट्रोल में चेंज आएगा। जब ये काम वाई करेगा तो शुरू में मैं देखता रहूँगा, और ये चीज़ मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना करूँगा, जब तक कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा मिस्टर वाई पर। तो ये कंट्रोल में थोड़ा चेंज आ गया, समझे बात को। चलो, व्हेन डेविएशन आर डिटेक्टेड, जब डेविएशन अपन को मिले, द ऑर्डर मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस मैटर, अब उसकी इंक्वायरी करेगा वो। द टाइमिंग ऑफ द स्टाफ चेंजेस इन की इंटरनल कंट्रोल फंक्शंस, पर्टिकुलरली टाइमिंग, ये ऐसे बोल रहा है कि अगर कोई भी डेविएशन अपन को मिला तो अपन जाके उसकी इंक्वायरी करेंगे। पर्टिकुलरली द टाइमिंग ऑफ स्टाफ चेंज, ये टाइम में तो करना ही करना चाहिए इन की इंटरनल कंट्रोल फंक्शन, जो सबसे मेन इंटरनल कंट्रोल है, उसके अगर स्टाफ चेंज हो जाए
तो ये टाइम तो ऐसा होता है जहां पर तुम्हें फर्क मिलेगा ही मिलेगा और तुम्हें इंक्वायरी करनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब 100% की बात नहीं कर रहे, अपन उसकी बात कर रहे जनरली, यूजुअली तुम्हें फर्क मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें डेविएशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब भी स्टाफ चेंज होंगे ना, तो तुम ये बराबर जाके चेक कर ही लेना। क्या चेक कर लेना कि कोई डेविएशन है क्या, और है तो उसकी इंक्वायरी कर लेना, ठीक है। द ऑर्डर देन एंश्योर दैट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एप्रोप्रिएटली कवर सच अ पीरियड ऑफ चेंज और फ्लक्चुएशन। यानी तुम्हारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे पीरियड को तो कवर करे ही करे, तुम्हारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऐसे पीरियड को कवर करे ही करे, चेंज वेंज वाले, चेंज और फ्लक्चुएशन वाले। इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि डिजाइन का मतलब होता है हाउ दे वर अप्लाइड, फॉर बाय होम दे वर अप्लाइड, और हाउ कंसिस्टेंसी दे वर अप्लाइड, ठीक है, किस कंसिस्टेंसी से वो अप्लाई हो रहा है, ये 3 चीज़, ठीक। फिर ये बोलता है तुम्हें कोई डेविएशन मिलेगा। जनरली डेविएशन तुम्हें कब मिलेगा, डेविएशन के फैक्टर क्या है, मान लो कोई की पर्सनल चेंज हो जाए, या कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हो, या ह्यूमन एरर, ठीक है। ये कह रहा है कि तुम जाओ डेविएशन की इंक्वायरी करो, ऑर्डर को जब डेविएशन मिले तो उसकी इंक्वायरी करें, और खास करके जब की इंटरनल कंट्रोल का स्टाफ बदले, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल है, उसका स्टाफ बदले, तब तो जाना ही चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए तब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कंट्रोल में फ़र्क आने का, ठीक है, सबसे ज़्यादा चांस होता है इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर। तो केस बता रहा है अपन को इसमें, बस ये बताया इस पैराग्राफ के, क्या बताया कि डिज़ाइन का मतलब ये 3 चीज़ होती है। पहला डिज़ाइन का मतलब बताया, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ डेविएशन में बात करी, डेविएशन में होता भी है और वो फैक्टर की वजह से आता भी है, और ऑर्डर को जाकर डेविएशन, उसके फैक्टर और ऑर्डर को जाकर उसको क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, स्पेसिफिकली इन केस में तो, ठीक है। फिर ये आता है पैराग्राफ, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑर्डर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज। क्या बोलता है, बार बार एक लाइन वर्ड हमेशा यूज करेगा, इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल रिस्क। समझ में आती है लाइन, मेरे तो नहीं आती, तो हमें कैसे समझ में आएगी। अरे समझे समझे, इजी है। देखो ना क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुमने कर लिया, उसके रिजल्ट पे बेस्ड क्या लिखा है, ऑर्डर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द। समझ में आया? अरे पहले भी तो तुमने असेस किया है रिस्क असेसमेंट में, हाँ, कंट्रोल रिस्क जानने के लिए, तो तुमने वहां जैसे असेस किया था, क्या अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट वैसा ही मिला क्या? पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, अभी दोबारा करवाया, तो क्या सेम आया क्या रिजल्ट? ठीक है, तो पहले जो इवैल्यूएशन किया, अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन, तो अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन करने में एक अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएट करने में अपन कंट्रोल के बारे में समझ लेते हैं कि भाई कंट्रोल सही से ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, अपने दिमाग में वो आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड इवैल्यूएट करने पे अपन एक कंक्लूजन पे आते हैं, क्या कि या तो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सपोज करो तुम लोग अंडरस्टैंड इवैल्यूएट करने में तुम लोग कंक्लूजन पे आए कि इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। अब तुमने क्या किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट आया कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा, तो फर्क पड़ गया ना रिजल्ट में। तो ये कह रहा है कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट, द ऑर्डर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल आर डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन द, वैसा ही है एज कंटेम्पलेट। ऐसे देखो मेरी बात सुनो, रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑन कंट्रोल एज कंटेम्पलेटेड इन द प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, क्या वो असेसमेंट में जो हमने कंक्लूजन पे आए थे उसके जैसा ही है क्या? असेसमेंट के टाइम में हमने कहा था कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, तो क्या अब इसका रिजल्ट भी यही है क्या कि इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है? समझ में आती है बात? हाँ बेटा, रैप के अंदर अपन लोग अंडरस्टैंड और इवैल्यूएट करते हैं, तो अंडरस्टैंड इवैल्यूएट करने में कोई कंक्लूजन में तो आओगे ना तुम लोग। मेरी बात सुनो, कोई भी काम करके कंक्लूजन में तो आएंगे ना अपन, कि नहीं आएंगे? कंक्लूजन में आएंगे अपन। उसके बाद वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, दोबारा कंक्लूजन आया, तो क्या दोनों कंक्लूजन मैच कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, ये बात कर रहा है बस इस तरह का। समझ में आया? बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके रिजल्ट के ऊपर बेस अब ऑर्डर इवैल्यूएट करेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन है, आर डिजाइन एंड ऑपरेट
ऐसे ही ऑपरेट हो रहा है कि इंटरनल कंट्रोल अब इवेल्यूएट करेगा जैसा हमने पहले सोचा था, पहले उसमें देखा था रिस्क असेसमेंट में, कंक्लूड किया था, वैसा ही ऑपरेट हो रहा है क्या? तो क्या इंटरनल कंट्रोल वैसा ही ऑपरेट हो रहा है क्या जैसा हमने पहले कंक्लूड किया था? ठीक है, ये इवेल्यूएट करेगा ऑर्डर। उसके बाद इवेल्यूएशन ऑफ डेविएशन may result in the order concluding that the assessed level of the control list needs to be revised। देखो, हो सकता है तुम्हें कंट्रोल लिस्ट को क्या करना पड़ जाए, क्योंकि तुमने तो कंट्रोल लिस्ट को कैसे डिटरमिन किया था? इवेल्यूएशन के बेसिस पे किया था, है ना? टेस्ट के बेसिस पे तुम्हें लग रहा है कि इवेल्यूएशन गलत है, तुमने सही इवेल्यूएट नहीं किया, या इवेल्यूएशन में कोई कमी रह गई थी, या इवेल्यूएशन से अपना रिजल्ट अलग आ रहा है, तो जब इवेल्यूएशन से रिजल्ट बदल जाएगा तब कंट्रोल लिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? In such case the order would modify the NTE of by control list के हिसाब से NTE of FAB डिटरमिन होता है, तो फिर वो भी बदलना पड़ जाएगा। अगर कंट्रोल लिस्ट रिवाइज हुआ तो NTE of FAB भी, यानी कि सब्सटेंशियल प्रोसेसर का NTE भी, अब ये FAB वर्ड यूज नहीं कर रहा, सब्सटेंशियल प्रोसेसर वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि FAB में तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी आता है। ठीक है, ये पैराग्राफ समझाता हूँ पूरा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिजल्ट है उसके ऊपर बेस्ड ऑर्डर अब ये इवेल्यूएट करेगा कि जो हमने पहले वो किया था, इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन किया था, इवेल्यूएट किया था, ठीक है, तो उसके जैसा ही है क्या रिजल्ट? और अगर नहीं है तो कंट्रोल इसको रिवाइज करेगा, और अगर कंट्रोल लिस्ट रिवाइज होगा तो उसकी वजह से एनटी ऑफ सब्सटेंशियल प्रोसेसर भी रिवाइज होगा। बस ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट पहले के रिजल्ट से मैच कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा तो कंट्रोल इसको रिवाइज करना पड़ेगा, और कंट्रोल लिस्ट अगर रिवाइज हुआ तो फिर एनटी ऑफ सब्सटेंशियल प्रोसेसर भी रिवाइज होगा। यहां बोलता है बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसेसर एंड अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्डर शुड कंसीडर वेदर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज कंफर्म बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट। कंक्लूजन के पहले बेस्ड, अब कंक्लूजन किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल प्रोसेसर के रिजल्ट पे बेस्ड है ना? साई पे बेस्ड होता है कंक्लूजन, साई पे बेस्ड है ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्डर। ठीक है, द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल इज कंफर्म, मतलब कंक्लूजन वाले पॉइंट पर जाकर भी ये देखना पड़ेगा कि कंट्रोल इसका जो असेसमेंट था कंफर्म तो था ना, कुछ गलत तो असेस नहीं कर लिया। बहुत संभालना पड़ता है भाई, रिस्क होता है, गलत तुम लोग ओपिनियन ना दे दो, इसका रिस्क होता है, गलत ओपिनियन देने का रिस्क होता है, इसीलिए वो ना दे दे, अपन बहुत संभल के काम करते हैं कि अपन से क्या गलत ओपिनियन ना चला जाए। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन लेवल पे जाके भी अपन क्या कर रहे हैं, वेदर द असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल इज कंफर्म, ये कंफर्म है कि देख रहे हैं अभी भी। ठीक है, ऑर्डर डिटरमिन करेगा। इन केस ऑफ डेविएशन ऑर्डर वुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी टू कंसीडर द इम्प्लीकेशन, अगर उसको फर्क दिखा उस टाइम पे भी तो देखेगा इस फर्क का इम्प्लीकेशन क्या पड़ सकता है, क्या मुझे अपना पूरा कंक्लूजन बदलना पड़ेगा, क्या मुझे दोबारा सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे? हाँ, तो फिर दोबारा करेगा। ठीक है, where order concluded the deviation are such that the preliminary assessment of the control is not supported, भाई डेविएशन ऐसा है कि जिसको प्रिलिमिनरी असेसमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, ही वुड अमेंड द सेम। किसको अमेंड करेगा? कंट्रोल लिस्ट को। अब कंट्रोल लिस्ट अमेंड होगा तो दोबारा सारा मेहनत में पानी फिर गई, वापस एनटी को बनाओ, फिर वापस काम करो। वेयर द ऑर्डर कंक्लूडेड द असेस लेवल ऑफ कंट्रोल लिस्ट नीड्स टू बी रिवाइज्ड, he would modify the NTE of his planned substantive process। इस वाले पैराग्राफ और इस वाले पैराग्राफ को अगर मैं साथ में बोल के दिखाऊं तो वो ये है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। दोनों पैराग्राफ को एक साथ समझा रहा हूं, दोनों को। हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड इवेल्यूएट किया और एक कंक्लूजन पे आए। अब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर एक कंक्लूजन पे आए। क्या ये दोनों कंक्लूजन मैच कर रहे हैं? तो अपना काम करते रहो, भी जो कर रहे हो करते रहो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें फर्क है तो कंट्रोल इसको रिवाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो एनटी और सब्सटेंशियल प्रोसेसर को रिवाइज करना पड़ेगा। तो फर्क था, हमने रिवाइज कर दिया, कंट्रोल इसको एनटी और सब्सटेंशियल प्रोसेसर को भी रिवाइज कर दिया। ये पहला पैराग्राफ खत्म। अब इससे ही कंटिन्यू चल रही है बात। अब हम अपना काम कर रहे हैं, कंक्लूजन देने से पहले दोबारा हमने देखा कि भाई हम सही तो थे ना अपनी बात पे, कंट्रोल लिस्ट वाली बात पे। वहां पर भी अगर अपन को पता पड़ा, देखो मेरी बात सुनो, पहले अपन ने क्या किया था? अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, उन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया था। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद सब्सटेंशियल प्रोसेसर परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कुछ मिल जाए और हमें लगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट और अभी अपन को जो मिला इसमें फर्क है,
दोबारा कंट्रोल को रिवाइज करो, ठीक है। और कंट्रोल अगर रिवाइज होगा तो वापस एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसेस को रिवाइज करना पड़ेगा, समझे। पहला फर्क किसमें था, अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन के अंदर जो कंक्लूजन पे आए और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे जो आए उसमें फर्क हो तो फिर कंट्रोल इसको रिवाइज करो, एनटीओ को रिवाइज करो, ठीक है। और चलो फर्क था, हमने रिवाइज भी कर दिया, अब हम अपना काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर करते करते हमें और कुछ मिल जाए, फिर देखो कि क्या इससे हमारा कंट्रोल लिस्ट में चेंज आ रहा है, क्या ये हमारे पहले वाले असेसमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्या पहला जो हमने असेसमेंट किया उसके रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या। अगर ये उसके रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो फिर दोबारा कंट्रोल लिस्ट को रिवाइज करो, यानी बार बार कुछ तुम्हें सबूत मिलता जाए और पहले वाला तुम्हारा इवैल्यूएशन कॉन्ट्राडिक्ट होता जाए, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंट्रोल को लेके तुम्हारा वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कंट्रोल लिस्ट रिवाइज होगा, एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसेस ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सब्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म कर लिए, सब कुछ हो गया, लास्ट में आ गए, इसीलिए रिवाइज खेलने से पहले एक बार हम उसका इम्प्लीकेशन चेक कर लेते हैं कि भाई कुछ ज्यादा इफेक्ट है क्या, कुछ खास ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है तो फिर मत करो ना यार, तुम इतनी मेहनत कर चुके हो फिर दोबारा तुम करोगे। इसीलिए लास्ट में हमें कुछ फर्क दिखता है तो हम एक बार थोड़ा दिल की तसल्ली के लिए क्या कर लेते और यही प्रे करते हैं कि भाई कोई बड़ा इम्प्लीकेशन ना हो, इस कोई बड़ा असर ना पड़े। अब पड़ रहा है तो फिर हो जाओ शुरू, वापस रिवाइज। ये आई गया वेयर ऑर्डर कंक्लूड, अगर ऑर्डर कंक्लूड कर दे कि डेविएशन ऐसा है जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, ही वुड अमेंड द सेम। ये एक ही लाइन काफी है, ऊपर भी यही साफ देना, साफ सेम, ठीक है। हाँ बोल, हाँ अरे मेरी बात सुनो, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनना। अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएशन से अपन कंक्लूजन पे आए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कुछ नई चीज़ मिली, उससे हमारा वो असेस पहले वाला जो असेसमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ऐसी कोई चीज़ मिल गई तो रिवाइज करें, नहीं मिली तो चलने दो जो चल रहा है। अब चलते चलते हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर लिया, अंडरस्टैंडिंग सब हो गया, दोनों का कंक्लूजन मैच भी कर रहा है मान लो। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ के सब्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, वो करते करते कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जो तुम्हारे पहले के इवैल्यूएशन को, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, सारे असेसमेंट को, जो भी तुमने कंट्रोल का अभी तक का असेसमेंट किया है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। कोई मिल जाए तुम्हें ऐसी चीज जो उसको सपोर्ट ना करे तो फिर तुम्हारा पूरा वही रिस्क का डिटर्मिनेशन ही बिगड़ जाएगा, कंट्रोल लिस्ट तुमने डिटर्मिन किया है वही पूरा बिगड़ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है उसको रिवाइज करना पड़ रहा है तो अगर वो रिवाइज होगा, फिर ऑर्डर कंक्लूड कर दे कि भाई ये रिस्क रिवाइज होगा तो फिर ऑर्डर को एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसेस रिवाइज करना ही पड़ेगा। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म। ये दूसरा चैप्टर था जो इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। व्हाट इज एन ऑटोमेटेड, दूसरा चैप्टर था, दूसरा पिछले बुक में, पुरानी बुक में इन्होंने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन कल, आज के लिए इतने, बाबा टेक के, आपका दिन मंगल में।